हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। ग्लांस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र 2022 पब्लिकेशन की कंप्लीट एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें आप देख सकते हैं 1990 से 2022 तक जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है पुराने, और मुख्य परीक्षा साथ ही साथ यूपीएससी, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेनेशन और एक नोट्स, फुट नोट्स जिसको हम कहते हैं, उन सभी चीज़ों को समाहित किया गया है, जो आपके यूपी पीसीएस प्री 2023 जिसकी डेट आ चुकी है 14 मई, उसमें बहुत ही हेल्पफुल और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो है कि साइंस फिजिक्स की जो है कि एमसीक्यू चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम पैरेलल ही पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी हम सेगमेंट चलाएंगे, जिससे आपकी प्रीलिम्स की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो सके। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिससे आपकी रिवीजन हो सके। चलिए आज की हम क्लास की शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनसे संबंधित जो 54-55 एमसीक्यूज़ थे वो पूरे के पूरे कवर किए बहुत अच्छी तरीके से, और जो उनसे प्रश्न बन सकते हैं आगे 2023 के प्रीलिम्स में, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का कैसा संबंध था, किस तरीके से इन्होंने बंगाल में हस्तक्षेप किया और बंगाल पर जो है कि प्लासी युद्ध, पानीपत, प्लासी के साथ बक्सर युद्ध, ये सारी चीज़ों के माध्यम से बंगाल पे एक मजबूत पकड़ बनाई। तो इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। पहले यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेंगे इस टाइप के, जिससे क्या होता है, आप जब प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें रिवीजन होंगी और प्रश्न का उत्तर आप इजीली दे सकेंगे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, और इस समय मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब साहब थे। और मुर्शिद कुली खान को 1717 से 27 तक एक अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, या जिसको हम मुर्शिदाबाद भी कहते हैं, तो प्रश्न पूछ लेता है कि किसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है कि ट्रांसफ़र की थी? मुर्शिद कुली खान साहब ने की थी। इसने भूमि बंदोबस्त में एक इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी, इजारा व्यवस्था। और इसके आगे अलीवर्दी खां आते हैं, जिन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो शहद देती रहेंगी, और अगर हमने छेड़ा तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा अलीवर्दी खां कह रहे थे, इसीलिए वो यूरोपीय कंपनियों से ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो दौहित्र था वो सिराजुद्दौला, जो कि इस पे गद्दी पर बैठता है, और सिराजुद्दौला के समय ही एक ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 में, जिसमें माना जाता है कि लगभग 140-45 लोगों को जो है कि बंद कर दिया गया था एक छोटे से कमरे में, जिसमें अगले दिन केवल 23-24 व्यक्ति ही बचते हैं। और इस घटना की जानकारी जेडी हॉलवेल के द्वारा दी गई थी, जेडी हॉलवेल के द्वारा दी गई थी। आगे हम देखते हैं, यह घटना ब्लैक होल के नाम से फेमस हो गई थी। उस समय एक मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि और वहीं अंग्रेज जो पत्रकार थे जेडी हॉलवेल, इन्होंने जो है कि ऐसा बताया है। आगे देखते हैं हम, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। लेकिन आगे हम देखेंगे बक्सर का युद्ध, जो इनकी नींव को मजबूत करेगा। इसी में हम देखते हैं प्लासी कहाँ है वर्तमान में, तो इसका नाम पलासी है, और यह पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ये पूछता है कि पहला जो प्लासी का युद्ध था उसमें कौन था अंग्रेजों की तरफ से? क्लाइव था। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 तक था। फिर 65 से 67 के लिए भी 2 वर्ष के लिए दोबारा बनाया गया। इसी दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि भी की थी। क्यों की थी? क्योंकि 1764 का जो बक्सर युद्ध था, जब उसको जीत लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है भारत कि आप जो है कि एक संधि करिए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुजा-उद-दौला के साथ एक इलाहाबाद की संधि की,
और इसी समय अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह भी उन्हीं के समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई, यानी यह कह दिया गया कि जो प्रशासन है वो तो यहाँ का नवाब संभालेगा, लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था है वो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यानी अ हेवन बॉर्न जनरल, यानी कि उसे स्वर्ग से पैदा किया गया इस तरीके का सेना नायक जो अंग्रेजों के हितैषी रहेंगे। वहीं अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 तक सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजपुर के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था। यानी अगर आपको हम बताएं, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने का काम मीर कासिम करते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुर्शिदाबाद के जो षड्यंत्रमय जो वातावरण हो चुका था अंग्रेजों के द्वारा, उससे वो दूर रहना चाहता था, इसीलिए जिससे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक से अधिक न हो सके। मीर कासिम ने सेना का गठन भी यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया कि भविष्य में अगर मुझे इनसे लड़ना पड़े तो मैं इनकी पद्धति को प्रयोग कर सकूं। आगे देखेंगे, मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने जब मीर कासिम के इस कार्यों से दुखी होकर उसको गद्दी से हटाया, तो मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने सम्मिलित होकर जो है कि एक युद्ध लड़ा, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या किया, अंग्रेजों ने इन्हीं लोगों को हरा दिया। मीर कासिम को, शुजा-उद-दौला को, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। तो जब दिल्ली का शासक जब हारा था, तो अंग्रेजों को लगा कि हमने भारत के संपूर्ण शासक को हरा दिया है, इसलिए अब हम भारत के वास्तविक जो है कि शक्ति स्थापित करने वाले यहाँ पर बन जाएंगे, यानी हम भारत पे अब शासन करना शुरू करेंगे। और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो है कि मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, और जबकि प्लासी की किसके हाथ में थी? रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। लेकिन जब संधि करने की बात आती है, तो संधि करने के लिए इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था। आपको बताते चलें, बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टाट उस समय बंगाल के गवर्नर थे। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक नहीं बचा। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया, क्योंकि दिल्ली का शासक हार चुका था। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध भी साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर बना और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की जब दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765, इसमें क्या कहा जाता है? इस संधि में कहा जाता है कि शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो भी क्षेत्र थे वो नवाब ने छोड़ दिए, अवध के नवाब ने, और वो शाह आलम को मिल गए, दिल्ली के शासक। 12 अगस्त 1765 की जो पहली संधि हुई थी, उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पर मोहर किसने लगाई? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने लगाई थी, और यह बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हो जाता है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1765 में। बक्सर युद्ध के बाद जब यह संधि हो जाती है तो 1765 से लगातार 1772 तक चलेगा, जब वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे और एक रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको समाप्त कर देंगे। कंपनी के दीवानी जो कार्य थे, यानी टैक्स वसूलने के या आर्थिक काम, वो उस समय उप दीवान जो कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार भी कर लिया, यानी बंगाल तो छीना ही छीना, दिल्ली पर भी 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय कब्जा कर लिया। वहीं शाह आलम द्वितीय के दो उत्तराधिकारी थे, एक थे अकबर द्वितीय और दूसरे थे बहादुर शाह द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, यानी कि केवल आप पेंशन लोगे, अब जो है कि आप कोई बादशाह वगैरह की आप जो पावर होती है वो नहीं रख सकते। वहीं 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध के स्वरूप में इन्हीं पहाड़ियों पर रहने वाली एक खासी जनजाति थी जिनका नेतृत्व तीरथ सिंह कर रहे थे और एक विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा।
आगे हम देखते हैं के एम पडिक्कर ने कहा 1765 से 1772 कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया, क्योंकि 65 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैत शासन शुरू किया तो खूब आर्थिक अधिकार इनको मिल चुके थे, टैक्स वसूलने के अधिकार, दस्तक अधिकार, तो इन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब लूटा, बंगाल को बहुत ही कंगाल कर दिया, सारा का सारा धन इन्होंने भारत में अन्य शक्तियों का विस्तार करने के लिए, अन्य क्षेत्रीय राज्यों को जीतने के लिए, हड़पने के लिए प्रयोग किया। साथ ही साथ उसका कुछ हिस्सा ये ब्रिटेन भी भेजते थे ताकि ब्रिटेन की भी चकाचौंध बढ़ती रहे और हमारा यहाँ प्यारा भारत बंगाल गरीब होता चला गया। अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज। तो ये तो थे एक छोटे से फुट नोट्स जो आपको इसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो आपको बताना है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। आपने पहले ही पेज पे पहली लाइन में पढ़ा कि मुर्शिद कुली खां अंतिम गवर्नर थे जिन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थापित की थी। पढ़ते हैं, मुगल सम्राट उस समय फर्रुखशियर थे जिनके द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसके दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता दे दी गई और अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है कि कौन था? मुर्शिद कुली खां थे, यानी कि अंतिम गवर्नर थे, लेकिन उसके बाद जो है कि बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है? फिर वही रिपीटेड प्रश्न इसमें बहुत आते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे देखिए ये यूपीआरओ या एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था बंगाल का? तो सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, शुरुआत की, उसको मजबूत नहीं किया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, मैसूर की तीसरी लड़ाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध, जिसने अंग्रेजों को यहाँ पे मजबूती से स्थापित करने का मौका दिया। आइए हम कुछ और यहाँ से फैक्ट कवर करते हैं। ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ तो प्लासी के युद्ध से हुआ जो कि 23 जून 1757 को हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला थे, लेकिन इसी समय सिराजुद्दौला की सेना में जो 2-3 वफादार लोग थे उन्होंने धोखा कर दिया, जैसे मीर जाफ़र, यार लतीफ़, राय दुर्लभ। इनकी सेना ने जो है कि राजद्रोह कर दिया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन ता मोहन लाल भी थे जो बहुत साहसी होकर जो है कि इन्होंने अपना युद्ध लड़ा। आगे हम देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ देना चाहिए और युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। इसके पश्चात क्या हुआ, सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ भी दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सैनिक सेना उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन प्लासी के युद्ध में यह पता चल गया कि भाई वो कुछ भी हैं, मजबूत हैं अपने स्तर पे। और इसी के साथ अग्रणी 3 राज्य जो कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली और वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई और इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक जो सफलता है वो बक्सर का युद्ध है, जहाँ से भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है और बंगाल की लूट प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी की। अब जब कह रहा प्रथम निर्णायक की बात करेंगे तो देखिए पहली जो सफलता थी वो प्लासी का युद्ध था, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक कौन सी हो जाएगी? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अभी हमने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये उत्तराखंड, यूडीए, एलडीए और साथ ही साथ एमपीपीसीएस में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया, हमने अभी देखा है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो भाई सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। यह डेट भी मैचिंग करने के लिए आता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, एमहेस्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक? तो सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसने ही भारत में प्लासी का युद्ध जीता, साथ ही साथ बक्सर युद्ध के बाद जो है कि इसने संधियां की इलाहाबाद की, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो है कि यहाँ पर मजबूती से अपनी नींव रख सके।
अगला प्रश्न है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? अल्बुकर्क को, फ्रांसिस डुप्ले को, या रॉबर्ट क्लाइव, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो रॉबर्ट क्लाइव की जो सफलता थी, परिचय था, उसको कहते हुए विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो भाई पश्चिम बंगाल में, हमने बताया नदिया जिले में जो है कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? ढाका से मुर्शिदाबाद तो भाई मुर्शिद कुली खां लेके आया था, लेकिन मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? तो सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम जो है कि संभवतः चाहता था कि मुर्शिदाबाद से दूर रहें ताकि वहाँ षड्यंत्र वगैरह जो हो रहा है उसका प्रभाव ना पड़े उसके शासन पे, इसलिए उसने ऐसा किया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो सही जवाब हो जाएगा बक्सर के युद्ध, जो 1764। और देखिए कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है लगातार जो है कि। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, 1764। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2012। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बक्सर के युद्ध। यहाँ ऑप्शन प्लासी भी आएगा, लेकिन आपको प्रश्न का नेचर समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण का मतलब है कि उसमें नॉर्मल युद्ध भी शामिल हो गया। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसके सिवाय कोई और काम नहीं हो सकता था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 की बात हो रही है, तो शाह आलम द्वितीय आपको लगाना है, जिसके द्वारा क्या किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की इलाहाबाद संधि भी की थी। और अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि देखिए बंगाल का नवाब तो उस समय मीर जाफर था, लेकिन युद्ध हो रहा था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, क्योंकि मीर कासिम अपदस्थ था जिसने सत्ता छोड़ के भाग गया था। और जब सत्ता छोड़ दी थी तो बंगाल का जो नवाब का पद था वो खाली था, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को बैठा दिया कुर्सी पे, एक कठपुतली नवाब की तरह दोबारा बैठा दिया मीर जाफर को। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। मीर कासिम उस समय गद्दी पर नहीं था जबकि वो युद्ध लड़ रहा था बक्सर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन सी दीवानी दी थी? बिहार, उड़ीसा, बंगाल। 1765 की संधि में ये तीनों ही प्रकार की इन्होंने जो है कि क्या कर दिया था? जैसे यहाँ देख सकते हैं, इलाहाबाद की जो 12 अगस्त 1765 की एक फरमान हुआ, मतलब संधि हुई, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी स्थायी रूप से। और रॉबर्ट क्लाइव इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। और इसी के समय आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और फिर उसके दो उत्तराधिकारी होते हैं, एक अकबर द्वितीय होते हैं, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, जिनको हम बहादुर शाह जफ़र कहते हैं, जिनको रंगून में जो है कि दफना दिया जाता है, नहीं वहीं भेज दिया जाता है, पेंशन मात्र इनको मिलती है। अगले प्रश्न को हम देखें, आइए जल्दी फटाफट देख लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, लेकिन पूरी चीज़ों को समझते हुए चलना। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? अभी हमने पढ़ा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली? तो किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो भाई रॉबर्ट क्लाइव का ही कार्यकाल था, तो उसी के समय मिलता है। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765। ध्यान देना, दो संधियां हुई थी, 16 अगस्त 1765 और 12 अगस्त 1765। तो पहली संधि के द्वारा ही इनको दे दिया गया था। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? एक मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का बनाया गया था और एक बिहार का। तो मोहम्मद रज़ा खां को बंगाल का बनाया गया था, जबकि बिहार का राजा सिताब राय को बनाया गया था। ओके, राजा सिताब राय को कहाँ का बनाया गया था? यहाँ देखिए, कंपनी के दीवानी कार्य करने के लिए दो उप दीवान, एक तो बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति इन्होंने की थी, ताकि अपना काम आसानी से ये लोग निकाल सकें। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी विद्रोह हुआ था वहाँ पे, आपको हमने बताया था। तो खासी जनजाति से इनका सबसे पहले विरोध हुआ था। यहाँ पढ़ सकते हैं कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 में जो सिलहट असम का क्षेत्र था उस समय, आज हम लोग देखते हैं मेघालय वगैरह अलग हुआ, लेकिन तत्कालीन समय में उस असम का क्षेत्र था। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों
के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करते थे और सिलहट की सीमा पर पांडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाला चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था और कुछ समय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए और उनकी उस संपदा को छीनना चाह रहे थे, हथियाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे विरोध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताइए। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदुओं की जातियों को उच्च जो है कि लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था कि नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये आप देख सकते हैं यूपी आरओ में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से सही कालक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। पहले अंबर का युद्ध आता है, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में। बक्सर का युद्ध यहाँ पर जो है कि हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। वांडीवास का युद्ध हमने बताया था कि 1760 में होता है और वहीं अंबर का युद्ध भी। तो देखिए अब हम इसको बारे में जान लेते हैं कि अंबर का युद्ध आपके बारे में बहुत पूछा जाता है यहाँ पे इसमें से प्रश्न। जैसे अंबर के युद्ध की बात करेंगे तो 1749 में हुआ था ये, और ये कब हुआ था, 1749 में हुआ था। आपको इतना ही जानना है यहाँ पे। फिर प्लासी का युद्ध आप देख रहे हैं कि 1757 में हुआ। वांडीवास का जो है कि 1760 में होता है ये युद्ध। देखो ये जो है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला साहब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा काउंट डी लाली। काउंट डी लाली जो है कि पराजित हुए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसने हराया? तो देखो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी शक्ति को ब्रिटिश ने हराया था और यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आपको ये पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से घटना चक्र आपको कवर करनी है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा ए फ्रांसीसी, और इस 66 बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ये इस चैप्टर का लास्ट जो है कि प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आईएएस प्री 1995 बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव था। अगला देखिए, वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलिया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, या खुर्दा का युद्ध। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध में यहाँ मीर जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम बाकी युद्धों को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ। वहीं वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। वहीं हम बात करेंगे चिलियावाला युद्ध की, जो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में थी, जो कि एक अनिर्णित युद्ध हुआ, जिसमें कौन जीता ये कोई क्लियर नहीं हुआ। लास्ट है खुर्दा का युद्ध, अगर आप देखेंगे 1795, जो निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। तो ये हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में था, जिसमें निजाम की हार हो जाती है। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, राजपूत, मुगल, सिख। देखिए सबने एक बार को झुक गए, लेकिन मराठा नहीं झुक रहे थे, और मराठा ही जो थे जो इनकी नाक में दम कर रखे थे, यानी कि गले की हड्डी बने हुए थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया। इसके लिए आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। तो इस तरीके से देखेंगे आपकी जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो अंग्रेजों को मुंह को खानी पड़ी, यानी अंग्रेज हार जाते हैं और सालबाई की संधि से पहला युद्ध समाप्त होता है कि 20 साल तक अंग्रेज मराठों के क्षेत्र में नहीं घुसेंगे और मराठा अंग्रेजों के क्षेत्र में नहीं घुसेंगे। फिर वेलेजली ने 1802 में एक सहायक संधि के माध्यम से पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा की जो बची खुची शक्ति थी वो भी समाप्त कर दी और ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था आपका इस तरीके से ये कंटेंट, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पंजाब और मैसूर को लेके। तब तक के लिए आपने अगर वीडियो को चैनल लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।